सरला और विमला दोनों ही हॉल में बैठे गप्पे लड़ा रहे होते हैं। विमला अपनी पड़ोसन कांता की चुगली सरला से कर रही होती है। अरे सरला, तुझे पता है आजकल तो कांता के तेवर ही बदल गए हैं। क्यों? ऐसा क्या हुआ जो उसके तेवर ही बदल गए? बेटे की सरकारी नौकरी लग गई क्या? बताओ, उस जुआरी की नौकरी लग गई और हमारे बच्चे जिंदगी भर 15,000 कमाते रह जाएंगे। कभी आगे बढ़ने की सोचते ही नहीं है। अरे सरला, तो पूरी बात तो सुन ले। बिना बात बच्चों को कोस रही है, बल्कि मैं तो कांता के जन्मदिन की बात कर रही थी। अभी ही मुझे सुनाकर कह रही थी उसके जन्मदिन पर तो उसके बेटे ने सोने की चैन दी है और बेटी ने अंगूठी, वो भी सोने की। क्या बात कर रही है? अरे बेटा भी तो उसका अच्छा खासा कमाता है। हाँ, कमाता तो है, लेकिन इस उम्र में भी जवानी चढ़ रही है। ये तो देखना, बुढ़ापे में जन्मदिन मनाने चली है। अरे विमला, ये बुढ़ापे में चली जन्मदिन मनाने से तेरा क्या मतलब है? तू जानती है ना, इस उम्र में मैं अब भी अपना जन्मदिन मनाती हूँ। अरे सरला, मैं तो भूल ही गई थी। कब है तेरा जन्मदिन? पिछले साल तो तेरे बेटे ने सोने की बालियां दी थी, इस बार क्या दे रहा है? पता नहीं क्या देगा, लेकिन जो भी देगा मुझे तो बड़ी ही बेसब्री से इंतजार है अपने जन्मदिन का। हाँ, मुझे भी अपने जन्मदिन का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि माँ जी और मेरा जन्मदिन एक ही दिन आता है। अरे दादा, ये तो मैं भूल ही गई थी। अरे हाँ, अब याद आया, गिफ्ट के चक्कर में मैं पिछली बार तुम सास बहू में झगड़ा हुआ था तो तेरे बेटे ने महंगा गिफ्ट दिया था तुझे और बहू को सस्ता वाला। चल चाय पी ले, आग में घी डालने का काम मत कर। पूजा जब विमला के मुंह से ये बात सुनती है तो उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन अब पूजा सोचने लगती है कि आखिर उसका पति इस बार जन्मदिन पर अपनी माँ को महंगा गिफ्ट देगा या फिर उसे। देर शाम जब सरला का बेटा संकेत घर आता है तो पूजा अपने पति से बड़े प्यार से पूछती है, आप आ गए ऑफिस से? सुनो ना, मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या बात है, आज कुछ ज्यादा रोमांटिक हो रही हो? कोई रोमांटिक मूवी देखी है क्या जो इतना प्यार आ रहा है? अरे तुम कहना क्या चाहते हो कि बिना रोमांटिक मूवी देखे मुझ में प्यार और मोहब्बत है ही नहीं? नहीं, तुमसे तो बहुत प्यार है मुझे, लेकिन आज अचानक से देखा ना तो सोच में पड़ गया कि अचानक से इतना प्यार कैसे आ गया, इसलिए पूछा। अच्छा ये सब छोड़ो और बताओ, मेरा जन्मदिन आने वाला है, क्या दे रहे हो मुझे? अरे मैं तो भूल ही गया था कि पूजा और माँ दोनों का जन्मदिन आ रहा है। अब इन दोनों के लिए ना गिफ्ट लेना होगा, जो कि सबसे कठिन काम है। अरे किस सोच में डूब गए? बोल क्यों नहीं रहे हो आप कि मेरे लिए क्या प्लान कर रहे हो? वो तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि कुछ चीजें सरप्राइज होती है, तो सरप्राइज ही रही तो ज्यादा अच्छा है। अब तुम्हें जन्मदिन वाले दिन पता चलेगा कि क्या देने वाला हूँ मैं तुम्हें। चलो अभी मुझे खाना दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ, खाना तैयार है, बस मैं अभी लगाती हूँ। संकेत को अब तक तो याद भी नहीं था कि उसकी पत्नी और माँ का जन्मदिन आने वाला है, लेकिन जैसे ही उसे ये बात पता चलती है तब वो परेशान हो जाता है कि आखिर वो अपनी माँ को दे तो क्या दे। मैंने इन दोनों को पिछली बार जो कुछ भी गिफ्ट दिया था, अरे माँ तो खुश हो गई थी, लेकिन ये तो मुझे ताने मार रही थी और वही ताने आज तक मारती है मुझे। लेकिन इस बार कुछ ऐसा करना होगा कि माँ और पूजा दोनों को ना अच्छा लगे। क्या बात है, अकेले बैठे क्या सोच रहा है? कोई बात है क्या? इतना उदास क्यों है तू? कुछ नहीं माँ, वो ऐसे ही यहाँ आकर बैठ गया। आओ आप भी बैठो। मैं तो सारा दिन बैठी रहती हूँ और काम ही क्या है। वैसे माँ, आपका और पूजा का जन्मदिन आ रहा है, तो इस बार भी कुछ चाहिए क्या आपको? तो बता दीजिए। क्यों? तू अपनी पत्नी को गिफ्ट दे सकता है, अपनी माँ को नहीं। और तो और तू मुझसे ये भी पूछ रहा है कि कुछ चाहिए क्या? माँ, मैंने पूजा को भी कहा है कि जो दूंगा उसमें वो खुश हो जाएगी। पिछली बार का तो आपको याद है ना, आप दोनों एक गिफ्ट के चक्कर में झगड़ा करने लग गई थी। देख, तेरा जो भी मन करे वो दे दे या मत ही दे। और गिफ्ट पूछ कर दिया जाता है क्या? संकेत को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी माँ और पत्नी को जन्मदिन पर क्या दे। अब बेचारा यही सोचता हुआ अगली सुबह ऑफिस जाता है। इधर पूजा काम करते हुए अपनी सास से कहती है, माँ जी, आपको पता है इन्होंने कहा है कि वो मेरे जन्मदिन पर कुछ महंगा गिफ्ट देने वाले हैं। महंगा गिफ्ट? लेकिन वो तो मुझे कह रहा था कि ना वो तुझे कुछ देगा और ना ही मुझे कुछ देने वाला है। यानी कि वो अपनी माँ और पत्नी के जन्मदिन पर सिर्फ अपनी पत्नी को ही गिफ्ट देने वाला है। हो सकता है माँ जी, वैसे भी अब आपकी उम्र हो चुकी है, तो क्या ही गिफ्ट लेंगे आप? हाँ, क्यों नहीं। मेरी अगर उम्र हो गई है तो अगले साल तक तू भी एक बच्चे की माँ बन जाएगी। हाँ, तो भी वो मेरे लिए गिफ्ट लाना नहीं भूलेंगे।
वैसे माँ जी, अब तो मुझे और भी ज्यादा जन्मदिन का इंतजार है अपने। दोनों ही सास बहू अपने जन्मदिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और आखिरकार वो दिन आ भी जाता है जिस दिन दोनों का जन्मदिन था। सरला को उसकी पड़ोसन विमला बधाई देने उसके घर पहुंचती है। अरे सरला, गले लग जा, अब तो तू 60 बरस की हो गई है। चल, कुछ दिन बाद तो तेरी उम्र भी हो जाएगी। वैसे मैं तुझसे छोटी हूँ। चुप कर, अगले महीने 60 की हो जाएगी और फिर भी तेरा इतराना नहीं गया। ये सब छोड़ और तू ये बता कि संकेत ने तुझे क्या गिफ्ट दिया है, और बहू को भी। अभी तक तो कुछ नहीं दिया, मैं तो गिफ्ट का ही इंतजार कर रही हूँ। माँ जी देखिए, ये सोने की चैन उन्होंने मुझे दी है। कैसी लग रही है? भारी भी है बहुत। क्या कह रही बहू कि ये सोने की चेन तुझे संकेत ने दी है? हाँ, विश्वास नहीं हो रहा है तो फोन करके पूछ लो। मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि मुझे कोई महंगा गिफ्ट मिलने वाला है। ये संकेत ने अच्छा नहीं किया। जब वो अपनी बीवी के लिए इतना महंगा गिफ्ट ला कर दे सकता है तो वो क्या मुझे कुछ नहीं दे सकता? आज मेरे बेटे ने मुझे ही पराया कर दिया। माँ जी, ये तो आप अपने बेटे से पूछेगा, क्योंकि मुझे तो उन्होंने ये रात के 12 बजे गिफ्ट करी थी। सरला को ये सुनकर बहुत दुख होता है कि उसके बेटे ने उसकी बहू को सोने की चेन गिफ्ट की है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं। अब सरला अपने बेटे को फोन करके कहती है, तो जब बहू के लिए इतना महंगा गिफ्ट ला सकता है तो क्या तू मेरे लिए कुछ नहीं ला सकता? हेलो माँ। अरे माँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ माँ, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। आवाज नहीं आ रही है, जब घर आऊंगा ना तब बात करता हूँ आपसे। अब सरला अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है और पूजा पूरे घर में वो सोने की चेन पहने घूम रही होती है। सरला को ये सब देखकर बुरा भी लग रहा होता है। इधर रात के 8 बज जाते हैं पर संकेत घर नहीं आता और सरला को चिंता होने लगती है और वो अपने बेटे को फोन करती है तो संकेत का फोन नहीं लग रहा होता। इस लड़के का फोन बंद क्यों जा रहा है? कहाँ है ये? इतने फोन कर दिए ना फोन उठा रहा है, ना अब तक इसका कुछ अता पता है कि ये है कहाँ। ये क्या हुआ? आपको चोट कैसे आई? आप ठीक तो हो ना? संकेत तू ठीक है बेटा? ये सब क्या है और कहाँ था जो अब आया है तू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो बस छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, अभी एकदम ठीक हो चुका हूँ। लेकिन आज आप दोनों के झगड़े और गिफ्ट के कारण मेरी जान जाते जाते रह गई। नहीं चाहिए मुझे कुछ, सबसे अनमोल गिफ्ट तो तू है मेरा। मुझे माफ कर दे बेटे, मेरी वजह से आज तूने इतना कुछ झेला। मैं एक माँ होकर अपने बेटे की दिक्कत समझ नहीं पाई। मुझे माफ कर दीजिए, ये चैन नकली है। बस मैंने आपको जलाने के लिए ये पहनी थी और कहा था कि मुझे ये इन्होंने दी है। देर से ही सही दोनों को समझ तो आता है कि जिस गिफ्ट के लिए दोनों लड़ रहे थे उस गिफ्ट के लिए संकेत की जान जोखिम में आई थी। वो सरला और पूजा को कितना महंगा पड़ता, लेकिन देर से ही सही दोनों अपनी गलती मान जाते हैं। रागिनी अपनी बेटी नेहा और पति वीर के साथ रहा करती थी। दरअसल रागिनी एक साउथ इंडियन लड़की थी, पर रागिनी की शादी साउथ में ना होकर वीर नाम के लड़के से हो गई थी, जो कि एक छोटे से गांव में रहा करता था। वो डोसा बेचकर अपने घर का गुजारा किया करता था। हालांकि वीर काफी गरीब था, फिर भी वीर अपने परिवार वालों को कभी कोई कमी नहीं आने देता। वीर अपनी छोटी सी फैमिली के साथ खुशी से रहता था, पर कौन जानता था कि वीर के आने वाले समय में उसके साथ कुछ ऐसा होगा जो उसने कभी नहीं सोचा था। ऐसे ही एक रात वीर डोसा बेचकर घर आ रहा था, तभी वीर के पीछे कुछ गुंडे पड़ जाते हैं और उससे छीना झपटी करने लगते हैं। कौन हो तुम सब? इस तरह से मेरे साथ छीना झपटी नहीं कर सकते। ज्यादा मुंह मत चला, समझा क्या? तेरे पास जो कुछ भी है वो हमको दे दे, अगर तू अपनी जान की सलामती चाहता है तो। नहीं तो नहीं, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता, क्योंकि कल मुझे मेरी बेटी की फीस देनी है। मुझे छोड़ दो भाइयों, मैं ना तो आपको जानता हूँ, ना जानने में मुझे कोई इंटरेस्ट है। मेरे घर पर मेरी पत्नी और मेरी छोटी बेटी मेरा इंतजार कर रही है। भाई लगता है ये इतनी आसानी से नहीं मानेगा, इसलिए इसको अपना असली रंग दिखाना ही पड़ेगा। वो दोनों गुंडे आपस में इशारों ही इशारों में बातें कर लेते हैं और वो गुंडे वीर को बहुत मारते हैं कि वो लोग वीर की अधमरी हालत सी कर देते हैं, जिसके बाद वो वीर से उसका सब कुछ छीन लेते हैं। बेचारा वीर वहीं बेहोश पड़े रहता है। अब रात ज्यादा हो चुकी थी। जहां वीर बेहोश होकर रोड पर पड़ा था, तो वहीं नेहा अपनी माँ से कहती है, माँ, पिताजी अभी तक नहीं आए, कहाँ रह गए वो? ये तो मुझे भी नहीं पता कि वीर कहाँ रह गए बेटा। नेहा बेटा, तुम चिंता मत करो,
तुम्हारा अप्पा भी आता ही होगा। वैसे रात ज्यादा हो गया, तुम जाकर सो जाओ, मई तुम्हारे अप्पा का इंतजार करती है। नेहा अपनी माँ की बात मान जाती है और चुपचाप सोने चली जाती है। ऐसे ही रात के 12 बज जाते हैं और वीर अभी तक नहीं आया था। रागिनी को वीर की चिंता सताई जा रही थी और वो खुद से कहती है, मेरे को वीर का बहुत चिंता होता, समझ ही नहीं आता कि वीर कहाँ रह गया। लगता कि मेरे को खुद ही वीर को ढूंढने वास्ते जाना पड़ेगा। रागिनी खुद से बातें कर ही रही थी तो वहीं वीर रास्ते में पड़ा हुआ था। तभी उसी रास्ते से वीर का एक ग्राहक भोला अपने घर की ओर आ रहा था। तभी उसकी नजर वीर पर पड़ती है और उसको देखकर भोला खुद से कहता है, अरे ये तो वीर भाई है, इनकी यह हालत किसने कर दी? खैर जो भी हो, मुझे इनकी मदद करनी पड़ेगी। वीर भैया जरा आंखें खोलो, आप यहाँ कैसे आए और आपकी यह हालत कैसे? भोला बार बार उससे पूछता है पर वीर उसकी बातों का जवाब नहीं दे पाता। जिसके बाद भोला अब वीर को अपना कंधा देता है और उसे घर लेकर आता है। रागिनी अपने घर के अंदर वीर की चिंता में डूबी थी। तभी उसके घर के दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। अब जैसे ही रागिनी खुद के घर का दरवाजा खोलती है तो देखती है कि वीर अधमरी हालत में भोला के कंधे के सहारे है। ये देखकर रागिनी भोला से कहती है, भोला भाया, ये वीर को क्या हो गई? वीर तुम्हारे कंधे के सहारे क्यों होती? बहन जी, वीर रास्ते में पड़ा हुआ मिला था मुझे। मैंने तो वीर को काफी होश में लाने की कोशिश करी पर वीर भैया होश में ही नहीं आए तो मैं इनको घर ले आया। भोला वीर को उसके घर छोड़कर चला जाता है। वीर को ऐसी हालत में देखकर रागिनी बहुत परेशान हो जाती है और वीर को देखकर बहुत रोती है। रागिनी रोते हुए वीर से कहती है, वीर, आपकी ये हालत किसने की? मैं उसको छोड़ेगी नहीं, पर आप चिंता मत करो, मैं पहले आपको डॉक्टर से दिखाएगी, उसके बाद ही कुछ करेगी। रागिनी उसी वक्त पहले वीर को डॉक्टर के पास लेकर जाती है, जहां डॉक्टर उसको बोलते हैं, रागिनी जी, आपके पति को हमने इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी देर में होश आ जाएगा और इनकी हालत को देखकर लगता है कि इन पर किसी ने हमला किया है और हमले की वजह से इनके पैर में फ्रैक्चर हो गया है। इनको लगभग 2 महीने बेड से उठने मत देना। आप इनका जितना अच्छे से ख्याल रख सकते हो रखना, उतनी ही जल्दी ये ठीक हो जाएंगे। इतना बोलकर डॉक्टर वहां से चली जाती है और थोड़ी देर बाद जब वीर को होश आता है तब वीर रोते हुए कहता है, रागिनी, अब हमारी बेटी की फीस कैसे जाएगी? अब उन्होंने मेरा सब कुछ लूट लिया था। वीर, तुम चिंता क्यों करती? मैं है ना, मैं सब कुछ संभाल लेगी। उससे पहले तुम मुझको बताती कि ये सब किसने की। वीर रागिनी की बात सुनकर रागिनी को सारी बात बताता है। कुछ देर में वो वीर को रिक्शे में बिठाकर घर ले आती है और अपने पति से कहती है, वीर, तुम चिंता नहीं करना, अब मैं डोसा बनाकर बेचेगी, तुम्हारी जगह मैं काम करेगी। पर रागिनी, ग्राहक बनाने में तो काफी समय लग सकता है और तुम तो जानती हो ना, मार्केट में जाकर अपने डोसे को बेचना कितना मुश्किल होता है। वीर, तुम चिंता क्यों करती? मैं है ना, मैं सब संभाल लेगी, क्योंकि इस बार ग्राहक को केवल डोसा नहीं बल्कि रवा डोसा मिलेगा तो सब लोग मेरे पास आएगा। रागिनी और वीर आपस में बातें कर रहे थे। तभी नेहा वहाँ आती है और अपनी माँ और पिता की बातें सुनकर बोलती है, माँ, आप अकेली डोसा बेचने नहीं जाएंगी, बल्कि मैं भी आपके साथ जाऊंगी। नहीं बेटी, तुम मेरे साथ नहीं जा सकती। अगर तुम मेरे साथ जाएगी तो तुम्हारे पिता का ख्याल कौन रखेगी? और मेरी बेटी तो बहुत अच्छी है, वो अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ती। क्यों, मैं सही बोलती है ना नेहा बेटी? और अगर तुमको मेरे हाथों का रवा डोसा खाने को मांगती है तो तुम्हारे लिए रवा डोसा घर आकर बना देगी। पर माँ, मुझे भी आपके हाथों का रवा डोसा खाना है। ओफो मेरी प्यारी बेटी, मैं तुमको बोली ना कि अगर तुमको रवा डोसा खाने को मांगती है तो मैं तुम्हारे लिए रवा डोसा घर आकर बना देगी। और वैसे भी अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो तुम्हारी पढ़ाई का भी नुकसान होगा, जो कि मैं नहीं चाहती। अपनी माँ के समझाने पर नेहा अपनी माँ की बात मान जाती है। जिसके बाद अब रागिनी अगली सुबह अपने डोसे को बेचने जाती है, पर वो मार्केट में नई थी, साथ ही उसको जानने पहचानने वाले लोग भी बहुत कम थे। बस इसीलिए आज उसकी बिक्री नहीं हुई। ये देखकर रागिनी खुद से कहती है, लगता है वीर सच बोल रही थी, मैं ये नहीं कर पाएगी, पर कोई बात नहीं, मैं हिम्मत नहीं हारेगी। रागिनी पूरे दिन धूप में खड़ी होकर रवा डोसा बेचती है और पूरे दिन में उसके पास केवल 2-4 ही ग्राहक आते हैं। शाम को रागिनी निराश होकर अपने रवा डोसे का ठेला लेकर घर आ जाती है। क्या हुआ रागिनी, तुम बड़ी उदास हो?
कोई बात है क्या जो तुम्हें परेशान कर रही है? अगर कोई बात है तो तुम मुझे बता सकती हो। क्या करूँ वीर, मैं पूरा दिन रवा डोसा बेची, दिन भी निकल गया पर ठेले पर सिर्फ 2-4 ही ग्राहक आए। पता नहीं वीर जी, आप कैसा डोसा बेचा करते थे, मेरा तो दिन का खर्चा 100 भी नहीं निकला। हिम्मत मत हारो रागिनी, भगवान है ना। अभी तो बस तुमने शुरुआत ही करी है, धीरे धीरे करके ग्राहक भी आने लगेंगे और जब आएंगे तो क्या पता हमारी बरकत ही हो जाए। शायद आप सही कहती वीर। वैसे रवा डोसा काफी सारे बचे हुए हैं, मैं सोच रही हूँ कि उसे हम खा लेंगे। आइडिया बुरा नहीं है। मैं नेहा को आवाज लगाकर बुलाती, सुबह से रवा डोसा की जिद लगाकर बैठी है। रागिनी नेहा को घर में बुलाती है और अब सभी उस रवा डोसा को खाते हैं। ऐसे ही 1 हफ्ता बीत जाता है और एक दिन जब रागिनी अपना रवा डोसा का ठेला लगाए हुई थी, तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो खुद से कहती है, आइडिया, क्यों ना मैं रवा डोसा का रेट कम कर दूं। अगर मैं ऐसा करूं तो क्या पता मेरा रवा डोसा अच्छा बिके। रागिनी जैसा सोचती है वैसा ही करती है। रागिनी अब अपने रवा डोसे की कीमत को कम कर देती है और किस्मत से रागिनी की तरकीब काम कर जाती है। रागिनी के रवा डोसे के ठेले पर काफी भीड़ हो जाती है और रागिनी का रवा डोसा काफी अच्छा बिकता है। शाम हो गई थी। शाम को जब रागिनी खुश होकर अपने घर आती है तो उसको खुश देखकर वीर कहता है, क्या बात है रागिनी, आज बड़ी खुश लग रही हो तुम। हाँ वीर, मैं बहुत खुश है। तुम जानती है मेरा रवा डोसा बिक गई, वो भी सारा। देखो, इसी के वास्ते आज मैं बहुत खुश होती। उसकी मेहनत और खुशी देखकर वीर को काफी अच्छा लगता है। इस तरह रागिनी के रवा डोसे काफी अच्छी तरह से अच्छी मात्रा में बिकने लगते हैं। समय के साथ अब वीर भी बहुत जल्द ठीक हो जाता है, जिसके बाद दोनों मिलकर अपने रवे डोसे को बेच दिया करते। काव्या लखनऊ में रहने वाली एक लड़की थी जो पढ़ने में बहुत ही होशियार थी और हर काम को जुगाड़ से किया करती थी। जैसे कि घर में बिजली की तारों को छुपाने के लिए उसे कलर करके बेल बना देना, साइकिल के पहियों से ट्रॉली बना देना। उसके जुगाड़ की चर्चा हर जगह पर थी। उसकी शादी की उम्र हो जाने की वजह से उसकी माँ काफी ज्यादा परेशान रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन उसके घर रोहन नाम के लड़के का रिश्ता आता है, जो अपनी माँ दामिनी के साथ उसे देखने के लिए जाता है। उसकी माँ विनीता मेहमानों का स्वागत करने के लिए उन्हें चाय, नाश्ता, पानी उसी साइकिल में देती है जो कि खुद काव्या ने ही बनाई थी। वो दोनों घर में जुगाड़ से भरा सामान देखकर दंग रह जाते हैं और काव्या की माँ से पूछते हैं, अरे बहन जी, ये किसने बनाया? बहुत बढ़िया है। आप मुझे इस मिस्त्री का नंबर दे दीजिए, मैं भी बनवाऊंगी। हाँ आंटी, ये तो बहुत ही अच्छा है। और माँ, जरा घर तो देखो कितना अच्छा लग रहा है। अरे दामाद जी, ये तो हमारी बिटिया का कमाल है, उसी ने किया है ये सब। हमारी बिटिया लाखों में एक है। यकीन नहीं हो रहा बहन जी कि आपकी बेटी इतनी होशियार है। हाँ हाँ, जानती हूँ बहन जी। फिर तो रिश्ता एकदम पक्का। अरे ऐसी बहू के लिए कौन मना करेगा? जी बहन जी, हमें तो कोई आपत्ति नहीं है। एक बार बच्चों से पूछ लेते। क्यों बच्चों, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं माँ, मुझे कोई एतराज नहीं है। इस तरह कुछ दिनों बाद परिवार वाले मिलकर उनकी शादी करवा देते हैं। उसकी सास अपनी बहू के जुगाड़ू अंदाज से बहुत ही खुश थी और हर काम में वो उससे जुगाड़ बैठाकर काम करवाने की सोचती रहती थी, पर वो हर काम जुगाड़ से नहीं कर पाती थी। ऐसे ही एक दिन उसके घर के बाथरूम का शावर खराब हो जाता है, जिसके लिए उसका पति प्लम्बर को फोन करके घर बुला लेता है और अपने घर के बाथरूम का शावर दिखाता है। थोड़ी देर शावर देखने के बाद प्लम्बर कहता है, जी देखिए, इसको ठीक करने के लगभग 2500 लग जाएंगे। बहुत ज्यादा खर्चा है इसमें तो। काव्या ये सुनकर सोच में पड़ जाती है और इसका एक जुगाड़ सोचकर बोलती है, अरे अरे भैया, आप रहने दीजिए, मैं खुद कर लूंगी। जाइए आप यहाँ से। अब तुम इसमें क्या कर लोगी? जी आप बस देखते जाओ। काव्या उस शावर के नट बोल्ट की जगह पानी की बोतल में छेद कर शावर के पाइप पर फिट कर देती है
और शावर बिल्कुल असली शावर से और भी ज्यादा अच्छा लगने लगता है, जिसे देखकर उसकी सास और पति दोनों को ही बहुत ज्यादा खुशी होती है। अरे वाह अरे वाह भाभी, क्या डेकोरेशन है। इसे कहते हैं सस्ता और टिकाऊ। जी बहुत बहुत शुक्रिया, ये सब तो मेरे बाएं हाथ का खेल था। अरे सच में भाभी, काबिले तारीफ है ये सब। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि इन बोतल से पेड़ भी बन जाएंगे और इतनी अच्छी सजावट हो जाएगी। भाई रोहन, बहुत ही कमाल की भाभी मिली है तुझे। अरे भाई क्या बोल रहा है, दिमाग तो ठीक है ना तेरा? हाँ भाई, I mean हमें। अरे हाँ भाई, बीवी है मेरी और तुम्हारी भाभी। ज्यादा नजर मत डालो इस पर। अरे बस बस, चलिए आइए केक काटते हैं, वरना बातों में ही टाइम निकल जाएगा। केक काटने के कुछ घंटे बाद पार्टी खत्म हो जाती है और लोगों की तारीफ सुनकर काव्या 7वें आसमान पर चढ़ जाती है। वो अब से हर काम में जुगाड़ बिठाना शुरू कर देती है और एक दिन उसके घर का बिजली का बिल बहुत ही ज्यादा आ जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान हो जाती है और इससे उसके घर का बजट भी खराब हो जाता है। तब वो बिजली का बिल कम करने के लिए एक जुगाड़ ढूंढती है, जिसमें वो अपने घर के मीटर में तांबे का तार लगाकर उसे बंद कर देती है। कुछ दिनों तक वो यही करती रहती है और एक रात जब सभी घर में सो रहे होते हैं, तब अचानक से मीटर में घर में शॉर्ट सर्किट हो जाता है और पूरे घर में आग लग जाती है। सभी घर से बाहर आते हैं और घबराहट में एक दूसरे से बात करते हैं। हे भगवान, ये दिन भी रह गया था देखने को। हाय मेरा घर, बचा लो भगवान इस घर को। हाँ माँ, मैं फायर ब्रिगेड को फोन करता हूँ। रोहन फोन कर फायर ब्रिगेड को बुलाता है और वो आकर आग बुझा देते हैं। थोड़ी ही देर बाद सब कुछ शांत हो जाता है और रोहन अपने घर में आग लगने का कारण फायर ब्रिगेड से पूछता है। सर कुछ पता लगा ये सब कैसे हुआ? आखिर हमारे घर में आग लगी कैसे? हाँ, कुछ तो समझ आया कि आपके घर का मीटर फूक गया था, जिसकी वजह से पूरे घर में शॉर्ट सर्किट हो गया। हे भगवान, अरे कीड़े पड़े ऐसे मीटर वाले को। कल मुहे ने जो ऐसा मीटर लगा दिया। जी हाँ माँ जी, लेकिन वो तो आपके ही पड़ेंगे, क्योंकि अब आप लोगों पर मीटर में हेरा फेरी का चार्ज जो लगेगा और शायद जेल भी हो जाए। क्या इसमें हमारी क्या गलती है? ओह, अब तो आप लोग भोले ही बनोगे ना। आपके मीटर में तांबे का तार लगा मिला है। अभी तो जाकर सो जाओ, कोई बात नहीं, बहुत रात हो गई है। कल सुबह पुलिस आएगी पूछताछ के लिए। लेकिन हमने कुछ किया ही नहीं तो पुलिस क्या कर लेगी? वो सभी वहाँ से चले जाते हैं और काव्या अपने पति और सास को घर के अंदर ले जाती है। दोनों माँ बेटे इसी सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ऐसा हुआ कैसे, और वो एक दूसरे से सवाल करते हैं कि तभी काव्या अपनी गलती उन दोनों को बताती है। जी ये जो कुछ भी हुआ ना, वो मेरी गलती थी। असल में जब मैंने पिछले महीने बिजली का बिल देखा तो वो बहुत ज्यादा था।
मैंने उसे कम करने के लिए तार लगा दी ताकि हमारा बिजली का बिल कम हो जाए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उससे ये सब हो जाएगा। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ए राम, तुम्हारे जुगाड़ के चक्कर में हम सब चक्की पीसेंगे। अरे बहू, ये तूने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। तेरे इस जुगाड़ के चक्कर में मेरा पूरा घर जल गया। हाय, अब कैसे रहूंगी मैं इस जले घर में। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगी। आप कोई जुगाड़ सोचो ना पुलिस से निपटने का। हाँ, ये भी मैं ही सोचूं मेरी माँ, ये तो तुम्हारा काम है ना। छोड़ो, तुम्हारे बस की नहीं है। और हाँ, आज के बाद कोई जुगाड़ उगाड़ मत लगाना। इसके बाद रोहन पुलिस को अपनी बीवी की गलती बता देता है और उन्हें समझाता है कि उसे इस बारे में कोई ज्ञान नहीं था और जो कुछ भी उसने किया सिर्फ और सिर्फ जाने अनजाने में किया। पुलिस भोले भाले परिवार को वार्निंग देकर छोड़ देती है और अब काव्या भी अपना जुगाड़ करना बंद कर देती है और अपने पति और सास के कहने पर सारा काम बिना जुगाड़ से ही करती है। तो इस तरह हमारे काव्या को ये बात समझ आ जाती है कि हर काम जुगाड़ से नहीं हो सकता। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।